हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य हमारी टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश रसो। तारीख है आज 9 अगस्त 2022 और हम बात करने जा रहे हैं हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस को। आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट रेगुलरली हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हम 3 आर्टिकल की बात करेंगे। जो पहला आर्टिकल आज का रहेगा वो है न्यू होप्स। आज का जो दूसरा आर्टिकल रहेगा लॉ विदाउट अ फ्लॉ, और आज का जो लास्ट आर्टिकल है मैक्रो वेरिएबल प्रोजेक्शन इन अनसर्टेन टाइम्स। चलिए वन बाय वन तीनों आर्टिकल को देखते हैं। पहला आर्टिकल न्यू होप्स। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है इर्द गिर्द घूम रहा है जगदीप धनखड़ जी, जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को इनका शपथ समारोह होगा। इनसे पहले वेंकैया नायडू जी, जो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे और 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार थी मार्गरेट अलवा जी। इस चुनाव में ममता बनर्जी जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस एब्सटेन कर जाती है वोटिंग से। बेसिकली हम पार्टी पॉलिटिक्स को यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। जगदीप धनखड़ जी की बात करते हैं तो पेशे से ये वकील रह चुके हैं और इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर अभी थे और ये जाट समुदाय से आते हैं, राजस्थान के। बेसिकली आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति भारत के हैं वो जो राज्यसभा होती इसके सभापति भी होते हैं। इस वजह से इनका रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है और ऐसा समय जब सत्ता पार्टी जो पक्ष है और जो विपक्ष की पार्टियां उनके बीच में तनाव की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ जा रही है और कई बार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका सस्पेंशन होने की वजह से जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होता है वो बाधित हो जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे बिल जिसको कि पार्लियामेंट में प्रॉपर डिस्कशन के बाद पारित होना चाहिए, उसको जो कार्यपालिका है वो जिस प्रकार से मनी बिल को पास कराया जाता है उस तरीके से उसको बिना प्रॉपर डिस्कशन के पास हो जा रहा है, जो कि एक लोकतंत्र के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं है। बात आर्टिकल में यह भी की जा रही है कि नए उपराष्ट्रपति की भूमिका में जगदीप धनखड़ जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे पहली जो ड्यूटी भी होगा वो ये होगा कि किस तरीके से जो विपक्ष है उनका जो एक स्पेस है और जो उनकी आवाज है उसको सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि जो संसद है उसमें जब तक वाद और प्रतिवाद ये दोनों नहीं सुनिश्चित होगा तब तक संवाद की स्थिति नहीं सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए जो डिबेट है वो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो कार्यपालिका होता है, उस पर अकाउंटेबिलिटी वो सुनिश्चित करने के लिए, उनके उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि नए उपराष्ट्रपति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी होने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल की जब हम बात कर रहे हैं आज का, तो अ लॉ विदाउट अ फ्लॉ। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल इर्द गिर्द घूम रहा है अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच डीवाई चंद्रचूड़ और जेबी परदावाला इनके द्वारा अभी एक जजमेंट आता है जिसमें कि इससे पहले जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और जो उसकी रूलिंग 2003 में आई थी उसमें कोई अविवाहित महिला अथवा स्त्री कोई यदि उसका विवाह नहीं हुआ है और उसकी प्रेगनेंसी 20 से 24 हफ्ते के बीच में है तो उसको टर्मिनेशन का अधिकार नहीं था। जबकि यदि वो विवाहित है, कोई अन्य महिला विवाहित है और इसी पीरियड में 20 से 24 हफ्ते के बीच में यदि वो अपनी प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करना चाहती है तो वो अधिकार उसको प्राप्त है। अर्थात यदि अनमैरिड है तो यह अधिकार नहीं प्राप्त है, मैरिड है तो यह अधिकार प्राप्त है। तो बेसिकली अभी डीवाई चंद्रचूड़ और जो जेबी परदीवाला इनकी बेंच द्वारा ये अधिकार अनमैरिड वुमेन को भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। बेसिकली जो कानून है उसका काम क्या है? कानून को प्रोग्रेसिव होना होगा, कानून को सभी के लिए एक समान होना होगा। और जो भारत का जो आर्टिकल 14 है वो भी कहता है कि सभी व्यक्ति के लिए जो कानून की नजर में सब बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। तो बेसिकली ये जो रिसेंट जजमेंट आया है ये भारतीय जो कानून है, भारतीय जो न्याय प्रणाली है
वो कितना ज्यादा प्रोग्रेसिव है इसकी बात करता है, और ऐसे समय में बात करता है जब अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट में जो रो वर्सेस वेड केस में प्रेगनेंसी के मामले में ऐसा फैसला आता है जहां पर जो काफी प्रोग्रेसिव मानने वाला देश प्रेगनेंसी के जब न्याय आता है, तो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की जब बात आती है तो वहां पर ऐसा कानून आता है जो ऐसा शो करता है कि वहां की मानसिकता काफी पीछे हो जाती है, जहां पर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का अधिकार जो औरतों हैं उनसे वंचित करने की तरफ आगे बढ़ जाया जाता है। ऐसे में जस्टिस चंद्रचूड़ और जेबी पर्दीवाला बेंच द्वारा दिया गया यह निर्णय भारत का जो कानून व्यवस्था है उसको और ज्यादा मजबूत बनाता है, साथ ही साथ में भविष्य के लिए और जो महिलाएं हैं, क्योंकि जिनका शरीर है उनको ये बिल्कुल अधिकार होना चाहिए, और ये हर प्रकार से न्यायोचित है कि माई बॉडी माई राइट, इस कानून इस बात की बिल्कुल अंतरात्मा सुनिश्चित हो, इसकी आत्मा बनी रहे, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। अगले आर्टिकल की जब हम बात करते हैं, मैक्रो वेरिएबल प्रोजेक्शन इन अनसर्टेन टाइम्स, बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल इर्द गिर्द घूम रहा है कि अभी जिस तरीके से फेड ने जो यूएस जो फेडरल बैंक है उन्होंने अपना रेट हाइक कर दिया 0.75% से, भारत में भी अभी आरबीआई ने रेट हाइक किया था 0.50 बेसिस से। तो बेसिकली आर्टिकल में कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भारत के जो पॉलिसी मेकर हैं, जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, सभी जो पॉलिसी मेकर है जो ऊपर, इनका रोल है कि इनको प्रोजेक्ट करना पड़ता है, इनको एक अंदाजा लगाना पड़ता है कि भविष्य में जो इकोनॉमी है वो किस तरफ से बढ़ेगी, ताकि उसी के हिसाब से दूसरे और भी व्यवस्थाएं हैं, कुछ एंटिसिपेशन करना है, वो उसको किया जा सके। अब समस्या यहां पर इस बात की आ रही कि जो अनसर्टेनिटी है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, इतनी ज्यादा है, चाहे वो वॉर हो। अभी इसमें एग्जांपल माफ कीजिएगा, रशिया यूक्रेन वॉर की अनसर्टेनिटी है कि ये वॉर कब तक चलेगा, सैंक्शन कितना बढ़ेगा, उसके क्या प्रभाव होंगे, चाहे वॉर हो या बीमारियों की बात हो रही है, डिजीज, जैसे अभी कोरोना वायरस की बात थी, मंकी पॉक्स आ गए हैं। इस तरीके से जो बीमारियां जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इकोनॉमी को प्रभावित कर जाती हैं, एक तो ये समस्या है। दूसरा, जो अवेलेबल जो डेटा है वो डेटा भी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल में यह भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से चाइना है, चाइना अभी फॉलो कर रहा है जीरो कोविड पॉलिसी। दुनिया भर में कोविड में अभी उतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, इसके बिल्कुल अपोजिट चाइना में कम केसेस होने पर भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग जा रहा है। समस्या इस बात की आ रही, जो चाइना है वो दुनिया का एक बिल्कुल सप्लाई चेन बना हुआ है। वो अब इससे क्या होता है, चाइना के लॉकडाउन से दुनिया भर में सप्लाई चेन जो होता है वो पूरा ब्रेक हो जा रहा है, और उससे इन्फ्लेशन, डिमांड, बहुत सारी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जा रही हैं। इस पूरे आर्टिकल में यह भी बात हो रही है कि किस तरीके से जो दुनिया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अगर जब हम बात करते हैं तो अभी फिर से एक नए तरीके का कोल्ड वॉर में ढकेलती हुई नजर आ रही है। अभी एक तरफ चाइना और रशिया का ब्लॉक बन रहा है और दूसरी तरफ जो वेस्टर्न नेशन है उनका ब्लॉक बन रहा है। ऐसे में भविष्य में यह भी संभावना है कि भारत पर भी, क्योंकि भारत रशिया से लगातार अपने जो व्यापारिक संबंध है उनको मजबूत कर रहा है, बावजूद सैंक्शन रशिया पर लगा हुआ है। चाइना भी ऐसा कर रहा है, चाइना पर बहुत संभव है कि भविष्य में कुछ सैंक्शन लग सकता है, भारत पर कुछ कड़ाई होने की संभावना भी जताई जा रही है। जो भी है, आर्टिकल में यह भी बात कही जा रही है कि एक तरफ तो ये सारी समस्याएं, दूसरी तरफ जो स्टैगफ्लेशन की भविष्य में संभावनाएं जताई जा रही है। स्टैगफ्लेशन बेसिकली क्या होता है? स्टैगफ्लेशन ये दो शब्द से मिलकर बना होता है, स्टैग्नेंट और इन्फ्लेशन। स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। बेसिकली स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है, जो बेरोजगारी बढ़ जाती है और जो जीडीपी होती है वो कम हो जाती है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है।
दुनिया कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो स्टैगफ्लेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब इसमें सबसे अभी हम कुछ एग्जाम्पल की बात कही जा रही है, जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल है। श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। भारत के इर्द गिर्द ही अगर बात करते हैं श्रीलंका हो गए, इसके अलावा पाकिस्तान की बात कही जा रही है, नेपाल की बात आर्टिकल में कही जा रही है। इन सब में समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही हैं और अब इस देखना ये पॉलिसी मेकर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जब हम अपनी भविष्य की पॉलिसी को बनाते हैं तो उसमें हम जब डेटा को लेते हैं, अब समस्या ये बात आ रही है कि जो डेटा मिल रहा है हमारे पास, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय जो भी परिस्थितियां बनी हुई ये संशयपूर्ण है। परिस्थितियों में कब सुधार होगा, परिस्थितियां भविष्य की बेहतर होने वाली हैं, और ज़्यादा परिस्थितियां गंभीर हो जाएंगी, बेहतर होंगी तो कब बेहतर होंगी, गंभीर होंगी तो उनकी आंच भारत तक कितनी आएगी, अभी सब बिल्कुल धुंध का शिकार हुआ ही है भविष्य में। इसके अलावा जो डेटा की बात होती है, जैसे कि हम भारत की बात करते हैं, जो क्वार्टरली जो जीडीपी डेटा है वो बहुत क्लियर अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर को अगर हम छोड़ देते हैं, कृषि को छोड़ देते हैं, जो असंगठित क्षेत्र के जो डेटा है वो नहीं अवेलेबल है। इसके अलावा जो संगठित क्षेत्रों की भी बात करते हैं तो वहाँ का भी डेटा बहुत लिमिटेड वे में अवेलेबल है। इसके साथ साथ में जो हमको प्रोजेक्शन, जो अनुमान लगाना हो रहा है, वो हम कैसे अनुमान लगा रहे हैं, उसमें पिछले साल के जो डेटा हमारे पास थे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं या हम अंदाजा लगा रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट जो ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए ये वो हमको नहीं मिल पाएगा। अब इससे क्या क्या समस्या आएंगी, इससे समस्या ये आ रही है कि जैसे बहुत बार क्या हो जा रहा है कि जैसे कि बात इसमें आर्टिकल में ये भी कही जा रही है कि जैसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात कर रहे हैं, या इसके अलावा भी ये भी बात कही जा रही है कि जैसे कि जो अलग अलग डिफरेंट जो इंडेक्सेस होते हैं, पहले की बात कही जा रही है तो जो डिफरेंट वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल थे इनके लिए डिफरेंट इंडेक्सेस थे। जैसे कि मान लीजिए कुछ अमीर वर्ग है, उनके लिए महंगाई का उतना असर नहीं होता है, पर जो मार्जिनलाइज्ड जो सेक्टर होते हैं उनके लिए महंगाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि यदि महंगाई बढ़ती है तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता है जिससे वो अपनी बाकी ज़रूरतों को पूरा कर लें, और उनकी जो जो जीवन यापन होता है, जो उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो और ज़्यादा खराब हो जाता है। अब पहले क्या होता था, डिफरेंट इंडेक्स होते थे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए, जो कि अभी नहीं है। बात यही की जा रही है कि जो डिफरेंट इंडेक्सेस होते थे उसमें ज़्यादा सही आकलन मिल पाता था, क्योंकि अब इसको इसके अभाव में, इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसमें जो ज़्यादातर लगभग 94% जो हमारा वर्क फोर्स है ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आता है। अब इसमें क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है लेकिन उनकी इनकम उसके अनुपात में नहीं बढ़ पाती है। अब इससे क्या होता है कि अब जब डेटा, जो भविष्य का जब आकलन करने जा रहे हैं, हम इसको इससे एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। अब इससे क्या हो पा रहा है, इससे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है पॉलिसी मेकिंग में एक तरीके से ये निगलेक्ट हो जा रहा है, इनविजिबल हो जा रहा है, निगलेक्ट हो जा रहा है। अब डेटा की सिर्फ अगर जब बात करते हैं तो डेटा एक तरफ क्या बता रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 7.5% के आसपास ग्रो कर रही है। भारत में महंगाई दर जो है वो लगभग 6%, जो रिजर्व बैंक बताता है कि वो वहाँ पर लगभग वहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल लेवल इसके आसपास बताया जाता है। तो अगर सिर्फ हम जब किताबी बातें करते हैं तो वहाँ पर तो काफ़ी हमको मिलता है कि भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर है, पर क्या हकीकत ऐसा ही है? आर्टिकल में बात किया जा रहा है कि जब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जब हम बात करते हैं और जब हम सिर्फ बुकिश नॉलेज पर जाते हैं कि 7.5% के आसपास भारत की ग्रोथ हो रही है, हमारा इन्फ्लेशन 6% के इर्द गिर्द हो रहा है, ऐसे में जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो असंगठित क्षेत्र की जो खराब स्थिति हो रही, इसके लिए जो अलग से कुछ हमको कदम उठाने चाहिए, वो जो सरकार है उनके द्वारा या जो भी पॉलिसी मेकर उनके द्वारा नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि किताबी तौर पर जो डेटा है वो ठीक नहीं है। किताबी तौर पर जो भारत की 7.5% से ग्रोथ और 6% के आसपास जो महंगाई दर की बात कही जा रही है, वो इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि अलग से कुछ स्टेप उठाना चाहिए या कुछ पैनिक स्थिति भारत में भी हो रही है। इसके
अलावा लास्ट में आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जो भी ये सारी समस्या होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय जितने फैक्टर होते हैं, इनसे ये और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। अब इसमें सवाल कुछ ये भी उठाया जा रहा है कि क्या जो यूक्रेन रशिया का जो वॉर है जल्दी खत्म हो जाएगा? जल्दी खत्म अगर नहीं हो रहा है तो क्या ये और ज़्यादा जो इंटेंसिटी है इसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी? क्या जो सैंक्शन लगे हुए हैं वो हट जाएंगे? दोस्तों, सैंक्शन की इसलिए भी बात बार बार कही जा रही है क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों ही ग्लोबल सप्लाई चेन के काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हुए हैं, चाहे वो फूड की बात आए, फर्टिलाइजर की बात आए, फ्यूल की बात आए, तीनों में ही इन दोनों कंट्री का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली रशिया का। ऐसे में क्या सैंक्शन जल्दी हटेंगे? अब जो एक नई कोल्ड वॉर जो स्टार्ट हो रही है, इसका क्या परिणाम होगा? ऐसे में जो हमारे पास मैक्रो वेरिएबल, चाहे वो जीडीपी की बात हो जाती है, महंगाई की बात आ जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात आ जाती है, ये सब किस दिशा में बढ़ेंगे? एक तरीके से इस आर्टिकल में ये बात कहने का प्रयास किया जा रहा है कि वर्तमान समय में जो पॉलिसी मेकर है उनकी स्थिति हूबहू वैसी ही है जिस तरीके से कोई एक पायलट है वो हवाई जहाज चला रहा है, और स्थिति कैसी है? बिल्कुल धुंध का वातावरण है, और इसके अलावा जो उसके पास इक्विपमेंट है वो भी सही नहीं है। ये बहुत गंभीर स्थिति है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। डेटा को मजबूत बनाना चाहिए, डेटा को रिलेवेंट किस तरीके से करना होगा, किस तरीके से जो भी मार्जिनलाइज सेक्टर है उनका बेहतरी का प्रयास पॉलिसी मेकर द्वारा करना होगा। बेसिकली ये पूरा आर्टिकल इसी की बात कर रहा है। दोस्तों, आज का आर्टिकल आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।